एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी एग्रीकल्चर में। आज हम लोग फिर से नया चैप्टर क्लास 11th यूनिट फर्स्ट का देखने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट चैप्टर 5 मौसम एवं कृषि। इस चैप्टर में जो मौसम से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम देखेंगे। छोटा चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट है, कुछ कुछ पॉइंट इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना है। बाद बाकी आप कुछ कुछ थ्योरी भी है तो उसको इग्नोर कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। जो मेन पॉइंट है उसको मैं आपको अंडरलाइन भी करवा दूंगा और उसको आप देख लीजिएगा, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। एक और बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट तुरंत मिले। मौसम एवं कृषि। कृषि का मौसम के साथ अटूट संबंध है, ये सभी जानते हैं। अनुकूल हो या प्रतिकूल मौसम, उसका फसल के उत्पादन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। पौधे के पुष्पन या दोनों के दानों के भराव के समय यदि बादल रहित खुला मौसम और सामान्य तापमान रहता है तो दाने अधिक संख्या में बनेंगे और पुष्ट बढ़ेंगे। अगर अच्छा तापमान रहता है, सामान्य तापमान रहता है, पौधे जो भी फसल है उसके अनुकूल तापमान रहता है तो दाना अच्छा होगा, फसल हमारी अच्छी होगी। उसी प्रकार पक रही फसलों पर यदि ओले के साथ वृष्टि होती है, यानी कि खराब मौसम हो जाता है, जब फसल का पकने का समय आए और उस वक्त खराब मौसम हो जाए तो फसल बर्बाद होने के चांसेस रहते हैं और ज़्यादातर फसल बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कृषि की सफलता मौसम की अनुकूलता का द्योतक है। किसी किसान का फसल तभी सफल हो सकता है जब मौसम उसका साथ दे। अब मौसम क्या है? तो किसी स्थान विशेष एवं समय पर वायुमंडल की स्थिति को मौसम कहते हैं। ये डेफिनेशन आप याद रखिएगा, इसको ध्यान में रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब वायुमंडल की स्थिति के परिवर्तनों को जिन बातों पर आंका जाता है उन्हें हम मौसम के तत्व के नाम से जानते हैं। मौसम किसे कहते हैं? तो किसी विशेष स्थान पर वायुमंडल की जो स्थिति होती है उसे मौसम कहते हैं। और मौसम के परिवर्तन को जिन बातों बेसिस पे, जिस आधार पे मापा जाता है उसको मौसम के तत्व कहते हैं। मौसम के तत्व के बारे में नीचे दिया हुआ है, एक बार पहले मैं इसको देख लेता हूँ। जब हम मौसम की बात करते हैं तो वह एक छोटी सी जगह जैसे कुछ गांव या कुछ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की बात होती है। एक छोटी अवधि जैसे कुछ घंटों या 2 दिन, 1 दिन या कुछ दिनों के लिए होती है, क्योंकि मौसम थोड़ी थोड़ी देर पर बदल जाता है। कभी धूप होगा, कभी जाड़ा होगा, कभी बरसात अचानक हो जाएगा, कभी गर्मी बहुत लगेगी। तो थोड़ी थोड़ी दूर पर मौसम जो है बदल जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके जस्ट सामने एक साइड बारिश हो रही है और दूसरे साइड पूरा धूप है। तो ये भी मौसम का ही मिजाज है, वो अलग अलग जगह पे थोड़ा सा डिस्टेंस में बदला हुआ रहता है। कहीं वर्षा हो रही है तो कहीं कुछ दूर पर साफ मौसम हो सकता है, ऐसा आपने देखा होगा। किसी स्थान की जलवायु भी वस्तुतः उस स्थान के मौसम पर ही आधारित होती है, परंतु यह आकलन स्थान विशेष के औसत मौसम पर आधारित होता है, जो थोड़ी लंबी अवधि तक का औसत होता है। जलवायु थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए मेजर किया जाता है, अर्थात जलवायु किसी स्थान विशेष के मौसम की औसत स्थिति है, यानी कि एक साल में कैसा रहा है उस अनुसार से, या 6 महीने में कैसा रहा है उस पे हम जलवायु को आंकते हैं। जलवायु के लिए बड़े क्षेत्र जैसे जिला, राज्य या देश स्तर पे उसका आकलन किया जाता है और महीना, ऋतु या वर्षा भर के लिए किया जाता है, यानी कि 6 महीना के लिए, 1 महीना के लिए, पार्टिकुलर मौसम के लिए, पार्टिकुलर ऋतु के लिए, गर्मी के लिए अलग, जाड़ा के लिए अलग, इस तरीके से। मौसम तो क्षण क्षण परिवर्तनशील है। मौसम तो हर एक समय, अभी बारिश हो रहा है तो कुछ देर के बाद धूप निकल सकता है, धूप है तो हो सकता है ठंड लगने लगे, इस तरह से हो सकता है बहुत तेज हवा चलने लगे। जलवायु के हल्के परिवर्तन में भी सैकड़ों या हजारों वर्ष लग सकते हैं, लेकिन जलवायु का जो परिवर्तन होगा उसमें बहुत अधिक समय लगता है। अब जो मौसम का तत्व है उसको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला है टेम्परेचर, तापमान, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, वर्षा, रेनफॉल, वायुदाब, प्रेशर और चक्रवात, साइक्लोन, प्रति चक्रवात। ये 7 पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। अब हमारे इस 7 पॉइंट को बस देखना है कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो तापमान,
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है किसी भी फसल के पौधे का जन्म लेने के लिए, उसके बीज को अंकुरन के लिए, बढ़ाव के लिए, उसका पकने के लिए, सभी चीज़ों में तापमान बहुत मायने रखता है। तो पौधे को अंकुरन, बढ़ाव, प्रजनन और बीज निर्माण के लिए तापमान एक खास स्थिति की आवश्यकता होती है, और प्रत्येक फसल के पौधे के लिए उनके जीवन काल की अवस्थाओं में तापमान का स्तर जो है अलग अलग होता है, परंतु पौधे तापमान के एक बड़े दायरे तक में विकसित हो सकते हैं। इस प्रकार पर सभी प्रकार के पौधे के लिए एक न्यूनतम, एक अधिकतम तापमान स्तर होता है। सभी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो पौधे का विकास पूर्णतः अवरुद्ध हो जाता है कब? जब इससे जो पार्टिकुलर टेम्परेचर उससे अधिक या उससे कम टेम्परेचर होने लगे। ये आपको ध्यान में रखना है। पौधे के जीवन काल के प्रत्येक दिन के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान का औसत निकाला जाता है तथा उसमें से आधार तापमान, बेस टेम्परेचर, घटा दिया जाता है। उसको डे डिग्री कहते हैं। ये हम देखेंगे। इस प्रकार प्राप्त प्रतिदिन के तापमान को बीज के बुआई से लेकर फसल के परिपक्व होने के दिन तक जोड़ते जाते हैं। हर फसल के लिए एक आधार तापमान नियत कर लिया जाता है। यह वह न्यूनतम तापमान होता है जिसके नीचे पौधे की वृद्धि बिल्कुल अवरुद्ध हो जाती है। इस प्रकार प्राप्त तापमान को डे डिग्री या हीट यूनिट का नाम दिया गया। इसको आप ध्यान रखें। डे डिग्री कैसे निकालेंगे? तो अधिकतम तापमान प्लस न्यूनतम तापमान भागा 2 और माइनस आधार तापमान, और ये आधार तापमान अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग होता है। तो वर्षा ऋतु और गर्मा ऋतु में आधार तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और शीतकालीन ठंडे के फसलों के लिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें परिवर्तन होने की वजह से, क्योंकि अभी मौसम धीरे धीरे बदल रहा है, तो बहुत सारे खामियां हैं, लेकिन फिर भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इससे हम बहुत हद तक रिजल्ट पा सकते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे कि जो आधार तापमान है वो वर्षा ऋतु में और गर्मा ऋतु में 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, और शीतकालीन फसलों के लिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड। डे डिग्री कैसे निकालेंगे? तो अधिकतम तापमान प्लस न्यूनतम तापमान डिवाइडेड बाय 2 माइनस आधार तापमान। इसके बाद है कि तापमान के उपरोक्त प्रभाव के फलस्वरूप एक ही फसल और किस्म उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में कम दिनों में पककर तैयार हो जाता है, जबकि उसी किस्म को समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पकने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि टेम्परेचर दोनों जगह अलग अलग होता है, इसलिए समय अवधि ज़्यादा और कम हो सकता है। अब कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि गेहूं की जो किस्म बिहार राज्य में 120 से 130 दिन में पकती है, वह पंजाब में पकने के लिए 155 से 60 दिनों में लगाती है। क्यों? क्योंकि बिहार में टेम्परेचर पंजाब के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है। उसी प्रकार उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में एक वर्ष में एक खेत में 4 फसल तक ली जा सकती है। जैसे जैसे अक्षांश में वृद्धि होगा, एक वर्ष में काटी जा सकने वाली फसलों की संख्या कम हो जाएगी। तो ये जैसे जैसे टेम्परेचर में डिफ्रेंसिएशन होगा, जितना लो टेम्परेचर होगा तो फसल उतना कम मिलेगा। कभी कभी तापमान में के ज़्यादा कम हो जाने पर पौधे पर पाले का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे फसल काफ़ी क्षतिग्रस्त हो जाता है। उसी प्रकार 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होने पर भी पौधे का परागण एवं दानों के पुष्ट होने की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और वो ना के बराबर या कम हो जाता है। तो ये टेम्परेचर का इम्पोर्टेंस है। प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर पहले से दोगुनी हो जाती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन अब उसका पार्टिकुलर किसी फसल का जो रेंज है उससे ज़्यादा हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। अब दूसरा हमारा है सूर्य का प्रकाश। ये भी इम्पोर्टेंस रखता है। सूर्य ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य कृषि का ही नहीं वरन जीवन का भी आधार है। सूर्य के प्रकाश से वायुमंडल और धरती दोनों को आवश्यक गर्मी प्राप्त होती है। ये ध्यान देने वाली बात है। यह गर्मी ही वाष्पीकरण, बादल निर्माण और वर्षा का कारण है, जो धरती पर जीवन का आधार है। सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा योगदान प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करने में सहायक होती है। पौधे की पत्तियों तक पहुंचने वाला प्रकाश संश्लेषण सक्रिय प्रकाश तरंग वेवलेंथ 750 से 400 मिली माइक्रोन के बीच होता है, और लगभग 60% अवरक्त इंफ्रारेड तथा 1% पारावैंगनी अल्ट्रावायलेट होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश तरंग जो होता है 700 वेव लेंथ जो होता है
750 से 400 मिली माइक्रोन के बीच होता है। और इंफ्रारेड 60% और 1% अल्ट्रावायलेट होता है। प्रकाश संश्लेषण सक्रिय प्रकाश का भी लगभग 2% भाग ही कार्बोहाइड्रेट निर्माण के कार्य में लगता है, अतः शेष अंततः ताप ऊर्जा में ही परिवर्तित हो जाता है। उसका 2% भाग ही जो प्रकाश संश्लेषण में यूज हो पाता है, बाद बाकी जो है ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। डे ड्यूरेशन भी फसल पे व्यापक असर पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा दिन जितना बड़ा होगा तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। तो उसमें भी है कि अलग अलग प्रकार के पौधे, जिसको किसी को ज़्यादा लंबा दिन की आवश्यकता होती है, किसी को कम, और कोई न्यूट्रल होता है, मतलब बराबर दिन बराबर रात। तो इसको आगे हम देखेंगे। 3 प्रकार के हैं। अल्प प्रकाशपेक्षी पौधे, शॉर्ट डे प्लांट, कम समय की आवश्यकता होती है, कम धूप की आवश्यकता, सनलाइट की आवश्यकता होती है। दूसरा है दीर्घ प्रकाशपेक्षी पौधे, लॉन्ग डे प्लांट। और तीसरा है दिवस निष्प्रभावी पौधे, डे न्यूट्रल प्लांट। तो अल्प प्रकाशपेक्षी पौधे, इसमें जो है 10 घंटा इसका जो क्रांतिक काल 10 घंटा हो तो उसे पुष्पित होने के लिए ऐसा दिनों की आवश्यकता होगी जो 10 घंटा या उससे छोटा हो, 10 घंटा से कम वाला। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मक्का, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, तंबाकू, लोबिया, मूंग, धान पारंपरिक ऊंचे कद के प्रभेद अल्प प्रकाशपेक्षी फसलों की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है दीर्घ प्रकाशपेक्षी पौधे, इसको 14 घंटा या उससे अधिक समय चाहिए तो ये अच्छा फसल देगा। इसके एग्जाम्पल हैं गेहूं, जौ, जेई, परसी, मटर, चना, मसूर आदि दीर्घ प्रकाशपेक्षी फसलें। आपने ध्यान दिया होगा कि हो सकता है कि किसी पार्टिकुलर फसल का दोनों में हो, तो वो उसके वैरायटी पे भी डिपेंड कर सकता है। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि अल्प प्रकाशपेक्षी या दीर्घ प्रकाशपेक्षी दोनों प्रकार के पौधे का क्रांतिक काल 12 घंटे से कम या ज़्यादा दोनों हो सकता है। मैंने पहले ही कहा कम ज़्यादा हो सकता है। तीसरा है दिवस निष्प्रभावी पौधे, डे न्यूट्रल। कुछ फसलें या पौधे ऐसे होते हैं जिनका पुष्पन दिवस की लंबाई से अप्रभावित होता है, उससे कोई लेना देना नहीं। कपास, सूर्यमुखी, टमाटर एवं धान की बौनी किस्में इस श्रेणी में आते हैं। अब हमारा तीसरा टॉपिक है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। इसके बारे में देखेंगे। आर्द्रता का अर्थ है वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। हवा में जलवाष्प की मात्रा तापमान एवं हवा की गति पर आधारित है। हवा जलवाष्प को वायुमंडल में वितरित करती है। जब किसी निश्चित तापमान पर हवा में एक और अधिक जलवाष्प धारण करने की क्षमता नहीं हो तो उसको संतृप्त आर्द्रता कहते हैं। डेफिनेशन है, इसको ध्यान में रखिएगा। तापमान जितना अधिक होगा वायु की जल धारण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। यदि संतृप्त आर्द्रता वाले वायु का तापमान कम होता है तो कुछ जलवाष्प ओस, कुहासा, बादल आदि के रूप में घनीभूत हो जाएगा। अब भूमंडल और वायुमंडल के बीच निरंतर जल और वाष्प का आदान प्रदान चलता रहता है। जलवाष्प जैसे ही वायु में पहुंचता है उसका विसरण, संवहन अथवा वायु के प्रभाव से चारों ओर वितरण होने लगता है। वायु की आर्द्रता बताने के लिए निम्नलिखित परिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसमें देखेंगे 4 पॉइंट है। निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता या अपेक्षिक आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, औशांक। कैसे निकाला जाएगा और क्या होता है? सबसे पहला है निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता किसी निश्चित आयतन के वायु में उपस्थित जल वाष्प, एवोपरेटेड वाटर, की वास्तविक मात्रा का वजन है। इसे ग्राम या घन मीटर में व्यक्त करते हैं, इसको ध्यान में रखना है। और ये निरपेक्ष आर्द्रता कैसे निकालेंगे तो जल वाष्प का वजन ग्राम में और किसी पार्टिकुलर एरिया का आयतन, वायु का आयतन, वो तो ये निकल जाएगा। दूसरा हमारा है सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता जितनी ज़्यादा होगी वायुमंडल में जल वाष्प उतना ही अधिक होगा। तो सापेक्ष आर्द्रता में हवा में वर्तमान जल वाष्प का वजन डिवाइडेड बाय संतृप्त के लिए जल वाष्प का वजन मल्टीप्लाइड बाय 100 गुना 100, तो ये परसेंटेज में निकल जाएगा। इसके बाद हमारा विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता हवा में उपस्थित जल वाष्प के वजन एवं जल वाष्प सहित हवा के वजन का अनुपात है। इसे ग्राम किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। तो इसमें भी जल वाष्प का वजन ग्राम में और जल वाष्प सहित वायु का वजन किलोग्राम में। अब हमारा चौथा पॉइंट है औशांक। औशांक वह तापमान है जिस पर हवा की कोई निश्चित मात्रा उसमें वर्तमान जल वाष्प के कारण से संतृप्त हो जाती है। औशांक की दूसरी परिभाषा यह भी दी जा सकती है, यह हवा का वह तापमान है जिस पर
उसमें वर्तमान अदृश्य जलवाष्प कण दृश्य जल कणों में परिवर्तित हो जाए। उषांक पर अपेक्षित आर्द्रता 100% रहती है और हवा संतृप्त हो जाती है। तो उषांक जो है जिस पर हवा की कोई निश्चित मात्रा उसमें वर्तमान जलवाष्प के कारण से संतृप्त हो जाती है। उषांक की दूसरी परिभाषा यह भी दी जा सकती है कि यह हवा का वह तापमान है, टेम्परेचर है, जिस पर उसमें वर्तमान अदृश्य जलवाष्प कण जो है वो दिखने लग जाए। अब है आर्द्रता का कृषि पर प्रभाव। कैसा प्रभाव पड़ता है? तो वायुमंडल में अधिक आर्द्रता होने पर पौधे द्वारा जल वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो इवोपरेशन जो है वो कम हो जाएगा। मृदा जल का वाष्पीकरण भी कम हो जाता है। कम आर्द्रता होने पर पौधे का जल की आवश्यकता बढ़ जाती है एवं सिंचाई के लिए अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। आर्द्रता बढ़ने पर यह संभव है कि पौधे की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति कम हो जाए और रोगों का प्रसार एवं प्रकोप अधिक हो। रोगों के साथ साथ कीड़ों की संख्या एवं प्रकोप भी उच्च आर्द्रता पर बढ़ जाती है। अब तीसरा पॉइंट हमारा है वर्षा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये हम सभी जानते हैं कि जल ही कृषि का आधार है। वर्षा जल का सर्व प्रमुख स्रोत है और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। बिना पानी के, बिना वर्षा के हमारा फसल नहीं होगा और हमारा भारत का अधिकतर भाग और बिहार का भी अधिकतर भाग वर्षा पर ही आधारित है। सभी जगह पे सिंचाई की उपलब्धता नहीं है तो हम लोग मानसून और वर्षा पे ही आधारित है। इसके बाद है वायुदाब। वायुदाब कई परत का बना होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है हवा विरल होती चली जाती है। एक परत में उपस्थित हवा का दबाव नीचे की परत पर पड़ता है। ये हमारा सामान्य दशा में प्रति 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 मिलीबार वायुदाब कम हो जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। 5500 मीटर की ऊंचाई पर वायुदाब लगभग आधा हो जाता है और 11,000 मीटर की ऊंचाई पर 1/4 हो जाता है, 0.25। ऊंचाई पर वायुदाब कम होने की का सीधा प्रभाव पानी के उबाल बिंदु पर पड़ता है। 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह 95.5 सेंटीग्रेड पर ही उबलने लगेगा। कोई भी भोजन अपेक्षाकृत अधिक समय में पकेगा। जितना ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा भोजन पकने में। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है कि किसी स्थान का वायु दाब मापने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? बैरोमीटर। इसमें आपका सवाल भी है और ये BCC ICR के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बिहार के 12th बोर्ड के और 11th बोर्ड में भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, खास करके आपके बोर्ड एग्ज़ाम में और BCC और ICR के एग्ज़ाम में। तो वायुदाब मापने का यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद है चक्रवात। चक्रवात क्या होता है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देखेंगे कि चक्रवात से वायुमंडल की उस असामान्य स्थिति का बोध होता है जिससे हवा का दबाव घट जाता है एवं वायु केंद्र की ओर बहती है। तो अभी जैसे अभी आपने सुना होगा कि साइक्लोन महाराष्ट्र में आया हुआ था, गुजरात में आया हुआ था, उसी प्रकार अभी साइक्लोन वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में आने वाला यास तूफान आपने सुना होगा। तो चक्रवात दो तरह के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। इसको दो भागों में बांटा गया है। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किसे कहते हैं और शीतोष्ण किसे कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कुछ किलोमीटर से लेकर कई सौ किलोमीटर तक का होता है। ये काफ़ी घातक होता है तथा उनके साथ अत्यधिक वर्षा का योग होता है। उष्ण कटिबंधीय के अत्यधिक विकसित चक्रवातों को तूफान या प्रचंड तूफान कहते हैं। जैसे कि अभी बंगाल और उड़ीसा में यास तूफान का अलर्ट जारी किया गया है और इससे संबंधित सभी राज्यों में। उसके बाद है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इनका व्यास सदैव सैकड़ों किलोमीटर से अधिक होता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की तुलना में इनकी प्रचंडता कम होती है, लो पावर का होता है, कम नुकसानदेह होता है। इसके बाद उसके बारे में कुछ डेफिनेशन है, कुछ इंट्रोडक्शन है, उसको आप देख लेंगे। इसके बाद एक और पॉइंट है प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात के उलट होता है, प्रवर्ती वायुमंडल घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है और इससे अधिकतम दबाव केंद्र में होता है और बाहर की ओर धीरे धीरे दबाव घटता चला जाता है। शुष्क शीतल हवाएं, बादलों की कमी एवं अत्यंत कम वर्षा प्रति चक्रवात के साथ जुड़े होते हैं। अब जलवायु के कारकों का मौसम एवं कृषि से संबंध है। तो जलवायु अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र के औसत मौसम का आकलन है, जैसा कि पहले बताया गया है, और लॉन्ग टाइम के लिए होता है, लंबे समय के लिए होता है।
अतएव जलवायु एवं मौसम की चर्चा कभी भी एकल रूप में नहीं की जा सकती। मौसम कुछ समय के लिए होता है, किसी पार्टिकुलर क्षेत्र के लिए होता है, और जलवायु लंबे समय का औसत होता है और लंबे डिस्टेंस के लिए होता है। एक जिला के लिए हो सकता है, 10-20 जिला मिलाकर हो सकता है, 1-2 राज्य का हो सकता है। जलवायु पर का और मौसम पर जलवायु का प्रभाव अवश्य संभावी है। जलवायु के निम्नलिखित कारक होते हैं: अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, पहाड़ों की स्थिति, मृदा, समुद्री धाराएं, पवनों की दिशाएं एवं वनस्पति। अब उसके बारे में पॉइंट करके दिया हुआ अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड, समुद्र तल, एल्टीट्यूड, इसके बाद वनस्पति, पवन की दिशाएं, समुद्री धाराएं। इसको एक एक करके हम एक बारी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तर एवं 23.5 डिग्री दक्षिण पर स्थित कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच का भूभाग उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है। यहाँ वही फसल लगेगी जो गर्म प्रदेश में लग सकता है। इसके एग्जाम्पल में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, ऐसी फसलें जिन्हें बढ़ने एवं फलने के लिए ठंडे जलवायु की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूँ, सरसों, बरसीम, आलू, चना इत्यादि, वे उष्णकटिबंधीय प्रदेश में नहीं उगाई जा सकती। जैसे जैसे अक्षांश का डिग्री में बढ़ोतरी होती जाती है, वैसे वैसे फसलों के विकल्प कम होते जाते हैं। ये अब उसके बाद हमारा समुद्र तल से ऊंचाई। तो जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे तापमान में कमी आती है, और वहाँ पे भी फिर तापमान में जैसे जैसे कमी आएगी तो वहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय वाला फसल है वो नहीं होगा। समुद्र से दूरी, पानी का गुण है कि वह ना तो शीघ्र गर्म होता है और ना ही शीघ्र ठंडा होता है। ऐसा पानी की उच्च विशिष्ट ताप के कारण होता है, यानी कि समुद्र तटीय प्रदेश का तापमान ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना ठंडा होता है, तो उसमें उसी स्थिति का फसल लगाया जा सकता है। पहाड़ों की स्थिति का भी जलवायु पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इससे भी फसल हमारा क्षेत्र क्षेत्र के अनुसार फसल हमारा डिपेंड करता है। मिट्टी, ये तो आधार है, कृषि का आधार है मिट्टी। तो शैल चट्टान निर्मित मिट्टियों वाले क्षेत्र अधिक गर्मी शोषित कर वातावरण को दिन में अधिक गर्म रखते हैं, परंतु रात में वातावरण ठंडा रखते हैं। गहरे रंग की मिट्टियाँ सूरज का ताप अधिक मात्रा में शोषित करते हैं और वातावरण को अपेक्षाकृत अधिक गर्म रखती हैं। समुद्री धाराएं, पवन की दिशाएं, कैसा हवा है, और वनस्पति, घनी वनस्पति वाले क्षेत्र में अधिक आर्द्रता होती है और अधिक वर्षा होती है। अधिक वन और वनस्पति के कारण वृक्षों के पत्ते से अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपैरेशन होता है, जो उच्च आर्द्रता का कारण होता है। अब हमारा नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है, मौसम संबंधी भविष्यवाणी। ये करता कौन है? तो भारतवर्ष में इसको इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को आप लोग सभी ध्यान रखिएगा। ये फुल फॉर्म IMD का फुल फॉर्म, और ये कब हुआ था? तो भारतवर्ष में सन 1875 में पूना में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी, जिसका काम था मौसम से संबंधित आंकड़ों का आकलन और विश्लेषण। और यही बताता है कि पूरे भारतवर्ष में कब, कहाँ, क्या, किस प्रकार का मौसम होता है, उसका पूर्वानुमान ये हमें देता है। मौसम का पूर्वानुमान किसान के लिए अत्यंत फायदेमंद सूचना हो जाता है। फसल की कटनी एवं दौनी के समय यदि वर्षा, आंधी, तूफान, ओला हो तो ये पहले ही बता देता है। ऐसी स्थितियों से बचा जा सकता है। यह विश्व की आधुनिक मौसम सेवाओं में से एक समझी जाती है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है विश्व में सबसे आधुनिक है। 8 जुलाई 1970 से इस विभाग में आंकड़ों के संकलन के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल आरंभ हुआ। पूरे भारतवर्ष में मौसम वेधशालाओं का जाल फैला हुआ, जहाँ से मौसम के प्रतिदिन की स्थिति की सूचना प्राप्त होती है। वर्तमान में 125 मौसम वेधशालाएं कार्य कर रहे हैं पूरे भारत में। इसका काम क्या है? विभिन्न वेधशालाओं से प्राप्त आंकड़ों का सही आकलन, जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनका सावधानी पूर्वक अध्ययन करना, भूतकाल में समान स्थितियों में समान आंकड़ों के संदर्भ में विकसित मौसम का इतिहास और उसके अनुसार अगले 24 घंटे में मौसम के विभिन्न तत्वों के होने की संभावना तथा उनका आकलन, भविष्य के संभावित मौसम का सही अनुमान। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना 1875 में हुई। 8 जुलाई 1970 में इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया। वर्तमान में 125 वेधशाला, मौसम वेधशाला कार्यरत हैं
और इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, तो ये 5 मुख्य उद्देश्य है, इसको ध्यान रखें। फसल उत्पादन के संबंध में जलवायु परिवर्तन। किसी स्थान विशेष के जलवायु में कोई परिवर्तन समय के बहुत लंबे अंतराल के बाद ही संभव है। यह अवधि हजारों वर्ष का हो सकता है, क्योंकि जलवायु जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। निकट के वर्षों में ओजोन स्तर में कमी, कहीं कहीं ओजोन में छिद्र होने की आशंका, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैस की बढ़ोतरी की मात्रा के कारण अखिल विश्व के तापमान में बढ़ोतरी की आशंका हो रही है। ये जलवायु परिवर्तन के बारे में है कि लॉन्ग टर्म की वजह से और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। यद्यपि अभी तक कोई ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं देखा गया है जो नियमित हो, परंतु आशंका तो हर क्षेत्र में है। यदि विश्व का तापमान बढ़ता है तो फसल उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा तो उत्पादन में इफ़ेक्ट करेगा, जो कम टेम्परेचर वाला है उसको इफ़ेक्ट करेगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अब प्रश्न कोश है, इसको आप लोग देखेंगे, और अगर कोई सवाल नहीं बन पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसका जवाब आपको वहीं पे तुरंत लिख के दे दूँगा। इसमें से भी कई बार क्वेश्चन रहते हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और ये सारे सवाल को मैंने एक बारी बता दिया, उसमें डीपली अंडरलाइन किया हुआ है। आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही आने वाला है। आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए और चैनल को ज़रूर